guys, welcome to my channel Bay of Bio, and today we are going to learn about diversity in the living world. So we are now studying the first chapter of the first unit of 11th class biology. So पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किस तक कवर किया था? मैंने पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद है एक छोटा सा इंट्रो दिया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की के तरफ और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के तरफ, और उसमें मैंने ये भी समझाया था कि तुम्हारा जो हो गया टैक्सोन हो गया उसके बारे में भी मैंने समझाया था। और टैक्सोन और मतलब जो तुम्हारा हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गए और टैक्सोन हो गए, उनके अंदर का डिफरेंस क्या है वो भी मैंने उसमें समझाया था। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करो, मिल जाएगा वीडियो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके चेकआउट करो उस वीडियो को पहले, क्योंकि हर लेक्चर में मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्रिएट द रिलेशन बिटवीन द लेक्चर्स। प्लीज मेरे बात मानो, लेक्चर के अंदर रिलेशन क्रिएट करो, क्योंकि अगर तुमने पहला लेक्चर कुछ भी नहीं समझा है तो यहाँ पर क्या समझोगे? मेरे बात समझ रहे हो ना? फिर भी अगर तुमने ये वीडियो शुरू कर दिया है तो बैक मत करो, पहले इसको देख लो, फिर पिछला वाला वीडियो देख लेना, तो फिर कोरिलेट करना। और इसका भी एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि हम लोग जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे भी इंक्लूड करके, हम लोग क्या करते हैं पहले से मतलब फर्स्ट से लास्ट तक जाते हैं, लेकिन कभी लास्ट से भी फर्स्ट तक उल्टा आया करो, रिलेशन समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई गेस सो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो चेकआउट करो, उसके बाद इसको मतलब इसको देखने के बाद उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम लोगों ने उस दिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जितने भी थे तुम्हारा किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, द बेसिक यूनिट स्पीशीज तक, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, वही करने वाले हैं भाई, एक एक करके सबके मतलब संबंधित सब कुछ डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? सो एक बात बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि भाई जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करो, मैं डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करो, लेकिन कोई तो ज्वाइन करता ही नहीं है। एक बात तो ये हो गया, और फिर मैं क्या डीपीपी प्रोवाइड करूँ यार? अब सोच रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, कुछ मतलब अर्जेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन अभी मन नहीं करता है यार, ठीक है? और एक बात तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्द हम लोग फिजिक्स का एक चैनल शुरू करने वाले हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि फिजिक्स में बहुत अच्छा था स्कूल में, ओके? सो वो फिजिक्स पढ़ाएगा तुम लोगों को, और मुझे उस पर पूरा फेथ है, और जहाँ भी थोड़ी सी फॉल्ट आएगी उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, कोई बात नहीं। बहुत ही जल्द हम लोग चैनल खोलने वाले हैं, उसको भी मैं तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है? कोई किसी ना किसी वीडियो में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है? सो टुडे हम लोग बिना कोई टाइम वेस्टिंग के चलते हैं स्पीशीज। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो ये है कि स्पीशीज जो है इट्स रिकवर्ड की पोजीशन, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कलर चेंज करता हूं, ठीक है? इट्स द की पोजीशन। व्हाई इट्स अ की पोजीशन? क्वेश्चन अराइज, ओके? व्हाई इट्स अ की पोजीशन? बिकॉज this thing, species is the unit of evolution, ये इसके साथ रिलेट है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये यूनिट ऑफ इवोल्यूशन कैसे हो गया, ठीक है? क्यों ये यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है, इसी से ही इसका आंसर मिल जाएगा, क्यों ये एक की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि स्पीशीज में, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जैसे जैसे तुम हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ आओगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इंक्रीज्ड, ओके? क्यों ये हो रहा था ये भी मैंने पहले वाला वीडियो में समझाया था, अब दोबारा मैं नहीं समझा सकता, ठीक है? पहले वो वीडियो चेकआउट करो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से और एक छोटा सा वीडियो बना के इसके बारे में पूरा फिर से डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओके? सो जस्ट गो फॉर इट। व्हाई? अब हम लोग ने समझ लिया कि स्पीसीज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इनमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे के सारे जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्पीशीज में होते हैं। यू कांट डिफाइन
यूनिट ऑफ इवोल्यूशन लाइक जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और एल्स कुछ भी यहाँ पे से तुम इवोल्यूशन के बारे में नहीं जान सकते सिवाय स्पीशीज के। क्यों स्पीशीज से जान सकते हो? क्योंकि स्पीशीज में तुम्हें सब फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वहां पर तुम लोग मिल जाएगा तुम लोगों को, तो तुम लोग उसको स्टडी करके इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर पाओगे, यहां से नहीं कर पाओगे। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे तुम हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होंगे? ऑब्वियसली स्पीशीज में होंगे। सो स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अब पता चल गया क्यों ये की पोजीशन पे है, क्योंकि इवोल्यूशन के बारे में अगर तुम्हें पता लगाना है तो तुम्हें पहले स्पीशीज के बारे में पता लगाना होगा। सो स्पीशीज द की पोजीशन। और एक बात, इट्स द लोएस्ट एंड बेसिक टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ओके, ये AIPMT में आया था, ठीक है, मुझे याद नहीं है किस साल का था, 2007 का था आई गेस, या और ये भी AIPMT में आया था, याद रखना। और ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम में आया था। अगर तुम बायो ऑब्वियसली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, सो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस है। ये जो भी पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ना, प्लीज इसको नोट कर लो, क्योंकि ये मेन पॉइंट है और वैसे ही तुम्हें ये शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें हो गया। ये क्या लिखा है यहाँ पर, सीधा मैंने NCERT से ही उठाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड है। क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज लोएस्ट कैटेगरी। ये AIPMT में आ चुका है, जो कि डायरेक्टली NCERT में इसका जिक्र है। पढ़ो NCERT एक बार, फिर पता चल जाएगा भाई कहाँ कहाँ पर ये सब चीजें हैं। क्योंकि अब क्या बताऊं, रेफरेंस मैंने मना किया है ट्रू मैन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने का। मैंने भी आज तक ट्रू मैन को हाथ नहीं लगाया है, और मेरे पास है भी नहीं वैसे ट्रू मैन। क्यों भाई, इतना हायर प्रेफरेंस हम लोग क्यों लें अभी दे तुम लोगों को? मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई जूलॉजी और बटनी लेकर ऑनर्स लेकर वो +3 पढ़ेगा और उसके बाद फिर PhD करेगा, सो वो बच्चा ट्रू मैन हायर कर सकता है। I can't say that I'm 100% right, but I guess हाँ ट्रू मैन करना चाहिए। जो PhD लेवल का चाहते हैं, मतलब +3 ज्वाइन करेंगे, उनको हायर लेवल तक जाना है। लेकिन जो बच्चा नीट या मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज ट्रू मैन को फॉलो मत करो, क्योंकि उसमें इतने सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन है जो मतलब तुम्हारा दिमाग का खचरा बना देगा एक बार, ठीक है ना। तो फिर स्पीशीज के बारे में पता चल गया भाई ऐसा ऐसा स्पीशीज होता है। और एक बात, ये तो सारा का सारा NCERT का खेल है। अब भाई NCERT ने आगे तो ये नहीं बताया कि स्पीशीज कैसे कैसे स्पीशीज होते हैं। क्या स्पीशीज सिर्फ एक ही चीज है? नहीं, स्पीशीज के वैरायटीज भी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आज, बस कुछ ही स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा का ज्यादा एनालाइज में करने के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है बता रहा हूँ क्या क्या स्पीशीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात मुझसे छूट गई, क्या पता है? अब तुम स्पीशीज को डिफाइन कैसे करोगे? चलो फिर देखते हैं कैसे हम लोग स्पीशीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। कि स्पीशीज के कुछ तो रूल्स होने चाहिए ना। स्पीशीज जब तुम बनाओगे तो कुछ रूल्स होने चाहिए। किन किन ऑर्गेनिजम्स को लेके तुम स्पीशीज में इन्वॉल्व करोगे और किन किन को लेके जीनस करोगे, किन किन को फैमिली करोगे, वो सारा का सारा रूल्स भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो प्लीज नॉट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड, ओके। सो अब हम आ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज जानने के लिए। क्योंकि स्पीशीज को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उनके अंदर कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनका होना चाहिए। सो क्या क्या है वो? पहली बात तो ये, उनका सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होना चाहिए। अब भाई तुम लोग बोलोगे कि ये क्या बात हुई। अब भाई देखो, अगर तुम लोग मतलब एक स्पीशीज हो गया, सपोज हम लोग लेते हैं होमो सैपियंस, हम लोग हमारे ही एग्जांपल्स लेते हैं। अब होमो सैपियंस में हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जितने भी एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या? हाथ होना चाहिए, पैर होना चाहिए,
ऐसे ही मॉर्फोलॉजिकल हम लोग ऊपर से देखना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, एक ब्रेन होना चाहिए भाई, ऐसे मुखड़ा होना चाहिए, ऐसे नाक होना चाहिए, ऐसे मतलब सब कुछ जो भी हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही, मतलब डिट्टो में नहीं बोलूंगा, फेस का बात मैं नहीं बोलूंगा कि हम सब लोग डिट्टो होते हैं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में क्या यहाँ पर जिक्र हुआ है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के मतलब क्या बोलूं, अब अगर हम लोग, और एक बात, हाँ यहाँ से एक चीज ये भी आता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और ये आईपीएमडी में आ चुका है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ये क्या चीज है? यहीं से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आया है। अब अगर हम लोग स्पीशीज चेंज कर दें, सपोज क्या करें जो भी हो, इंटर स्पीसीज अगर हम लोग ले लें कि एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग छोड़ चुके हैं, चलो उसको लिखते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, फिर भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ए सिंगल जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज, मतलब ये बाउंड नहीं है, ये रूल बाउंड नहीं है कि हर जीनस का एक से ज्यादा स्पीशीज होना चाहिए, ये बाउंड नहीं है, एक बाउंड रूल नहीं है। मतलब एक जीनस का एक स्पीशीज भी हो सकता है और एक जीनस का बहुत सारे स्पीशीज भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मली ज्यादातर एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, मतलब मोर देन वन। ओके, सो अब अगर एक ही जीनस के, सपोज मैंने ले लिया पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो का मतलब लायन और पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब टाइगर, अगर हम उन लोगों को बोलेंगे कि तुम आपस में ब्रीड करो तो ये कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। अब टाइगर जो पैंथेरा टाइग्रिस है, वो पैंथेरा टाइग्रिस अपने ही स्पीशीज, अब देखो ये ले लिया मैंने पैंथेरा जो कि है जीनस, उसमें से दो निकलेंगे, क्या? एक निकलेगा लियो और एक निकलेगा टाइग्रिस। अब मैंने यहां पर कैपिटल लेटर कर दिया है, हो गया। अब तुम लोग लियो के साथ टाइग्रिस का ब्रीड नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो स्पीसीज हो गया, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज, ये रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। क्यों आइसोलेटेड है मैंने बता दिया, क्योंकि ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, सिंपली सो they are reproductively isolated and this is the reproductive characters, okay, and when you talking about all have same genetic material, ये भी होना चाहिए। अब भाई तुम बोलोगे कि ये क्या रूल्स हैं? हाँ यही है, हम लोगों के अंदर, अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम अमाउंट में होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। मतलब अब क्या बोलूं, ये देखो ये दो मार्कर हो गए, ठीक है ना। अब ये दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, मियोसिस पढ़ेंगे, तब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा मियोसिस माइटोसिस, उनमें कैसे चेंज होते हैं, हमारा कैसे जीन आगे डेवलप होता है, वहां पर भी हम लोग समझेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूं कि ये दोनों मार्कर हैं, है कि नहीं। अब ये दोनों सेम अमाउंट हैं, इसका वजन जितना होगा उसका वजन इतना ही होगा। मतलब अगर मैं रिफिल की बात करूं, सेम सेम रिफिल डालने के बाद, मतलब इंक डालने के बाद उनका वजन सेम होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, सेम अमाउंट। ओके, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है अंडरलाइन कर लेता हूं, ये सेम अमाउंट में होना चाहिए, हो गया। और एक बात, जेनेटिक मटेरियल सेम होना चाहिए, ये भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीन के बारे में तुम ये नहीं बता सकते कि भाई ये रेड का हुआ मतलब ये भी रेड का होना चाहिए, नहीं, इसमें म्यूटेशन भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी म्यूटेशन होते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, अब अगर मैं मॉम डैड को ले जाऊं तो मॉम डैड के सारे जो जीन्स हैं, सारे जो गुण हैं, वो क्या मेरे में है? मेरे में कुछ नया नहीं है क्या? है, कुछ ना कुछ तो नया होगा, क्योंकि वैसे ही तो हमारा इवोल्यूशन आगे बढ़ा है। मतलब हम लोग ह्यूमन बींग कैसे डेवलप हुआ?
वैसे ही हुआ है। इवोल्यूशन कैसे आई, यहीं से आया है, जीन में थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन, मतलब जीन थोड़ा सा जिसको हम लोग बोलते हैं काइजमाटा, जहां पर जॉइंट होते हैं जो जीन, वहां से जीन का एक्सचेंज होता है, वो हो गया तुम्हारा। वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी से कंफ्यूज मत हो। इतना बस याद रखो कि सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और वो जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सेम भी होना चाहिए। ओके, एंड दे का मतलब जो मैं इंटरस्पीसीज की बात कर रहा था कि वो ब्रीड नहीं कर सकते, मतलब लियो और टाइग्रिस अपने अंदर ब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन टाइग्रिस और टाइग्रिस अपने अंदर ब्रीड कर सकते हैं। मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है। एक स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब अपने अंदर अंदर मतलब इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, पानी नहीं पिया हो ना, हिचकी आ रही है। ठीक है, सो ए सिंगल जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज। मैंने जो बताया तुम लोगों को, सपोज यहीं पे ले लो, यहीं पे ही ले लो भाई, पैंथेरा का जो एग्जाम्पल है, पैंथेरा ले लो। अब भाई पैंथेरा का यहाँ पर तो दो स्पीशीज आ गए, लियो एक स्पीशीज है, टाइग्रिस एक स्पीशीज है। तो यही मैं बताने का यहाँ पर कोशिश किया हूं कि ए सिंगल जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज, इट्स कैन बी। ओके, सो हमारा स्पीशीज का जितना था वो पार्ट खत्म हुआ नहीं है, आगे भी है। तो फिर चलो देर किस बात की, कुछ स्पीशीज के टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। आज मैं तुम्हें 5 स्पीशीज के बारे में बताऊंगा, 5 वेराइटीज ऑफ स्पीशीज। एक तो हो गया तुम्हारा, एक मिनट, तुम्हारा हो गया एक मोर्फो, ठीक है, मोर्फो स्पीशीज। और एक हो गया टैक्सोनोमिक स्पीशीज, और एक हो गया तुम्हारा सिबलिंग स्पीशीज। ओके, सिबलिंग, एलोपैट्रिक, सबका सब बताऊंगा भाई, एंड सिंपैट्रिक, सब के सब स्पीशीज हैं। क्या है? स्पीशीज। हो गया, हो गया ना? अब सबके सब कैसे स्पीशीज से पता चल गया। अब चलो एक एक करके हम सारे के सारे जो स्पीशीज हैं थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके बाद तो भाई पैरापैट्रिक स्पीशीज हैं, कितने वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हैं वो हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमारा जानना है उतना ही जानेंगे। एक बड़ी बात मैं क्या बताऊं, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे, बोर्ड्स के लिए हो जाए, नीट के लिए हो जाए, डूज के मतलब क्या करना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। वैसे ही क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इसको नहीं इग्नोर करने का, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़कर क्या दिमाग का खचरा करोगे, कुछ भी याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। वैसे ही बैठ के आओगे, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे, पेन को पकड़ा और ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर ऊपर देखते रहते हैं। ऊपर से आएगा क्या? ऊपर से आएगा नॉलेज? नॉलेज यहाँ पर होता है। अब तुम बुक्स और कॉपी लेके नहीं जा सकते अंदर, जो भी जाएगा यहाँ पर स्टोर होके जाएगा। ऐसे बच्चे करते हैं, मुझे याद है, ऐसे मैं भी करता था जब छोटा था, वैसे करता था, ऐसे ऐसे ऊपर देखता था, लेकिन कुछ तो आने वाला नहीं है, सिर्फ वैसे ही देखते रह जाता था, टाइम खत्म हो जाता था, कॉपी देकर वापस आता था। वैसे नहीं करने का, ठीक है? सबका सब जितना भी पढ़ रहे हो क्लास में, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला रहा हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें, बहुत धीरे जा रहा हूं मैं। तो उसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अपने ब्रेन में रिटेन करने का प्रैक्टिस कर लो, अभी से कर लो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे वीडियो को तुम लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर या फिर कोई मतलब स्पेस मिल गया छोटा सा, समझ में आ रहा है ना, तभी देख रहे होगे। फ्री टाइम मिल गया गेम खेलने के बावजूद, इसको देख लो। मैं बोल भी रहा हूँ कि सीरियसली मत देखो, लेकिन फ्री टाइम बहुत मिलता है तुम्हें। गेम पबजी तो भाई बैन हो गया, अभी बहुत सारे गेम अभी निकल जाएंगे और निकल भी चुके हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम्स जो भी खेलते हो, उस टाइम पर इस लेक्चर्स को देखो, तुम्हें एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ खुश करने की बात भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ स्टडी की बात भी कर रहा हूँ। तो ये सब देखने के बाद तुम्हारे मतलब माइंड के अंदर
जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो चलो इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग मोर्फो स्पीसीज एंड टैक्सोनोमिक स्पीसीज, ये दोनों पहले जानते हैं। चलो अब भाई मोर्फो स्पीसीज क्या है। पहली बात, मोर्फो स्पीसीज क्या है? Varieties of species created only on the basis of morphological characters। मेन चीज तो भाई यही है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब क्या है इसका? मतलब इसमें क्या करते हैं मोर्फो स्पीसीज, अब कुछ स्पीशीज को अगर हम लोग क्या करें, एनालिसिस करें कुछ स्पीशीज का, तो उनमें तुम पाओगे छोटे छोटे से मॉर्फोलॉजिकल जो मतलब कैरेक्टर्स हैं, उनके बदलाव के तौर पर उनको वेराइटीज ऑफ स्पीशीज में रख दिया गया है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे? एक मिनट, ये फोटो देख लो, एक फोटो में दिखाने वाला हूं, ये फोटो देख लो, उसके बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये फोटो देख लो पहले, चलो देखो, इसको भी डिटेल्ड एनालिसिस करो, उसको देखो कैसे कैसे हुआ है, इसमें कितने छोटे छोटे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर इनको डिफाइन किया गया है वैरायटीज ऑफ स्पीशीज में। इसे देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा, आई गारंटी इट। हो गया? हो गया? देख लिए सब कुछ? अगर नहीं देखे हो तो थोड़ा सा पीछे जाओ और फोटो क्लिक करो, स्क्रीनशॉट लो, उसको बैठ के घर में देखना। ठीक है, समझ जाओगे मॉर्फो स्पीशीज क्या है। भाई वही मॉर्फो फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिमिलैरिटी देख रहे हो ना, वही कैरेक्टरिस्टिक्स के थोड़े थोड़े बदलाव के तौर पर इनको वैरायटीज ऑफ स्पीशीज में इंक्लूड किया जाता है। और जब तुम बात करोगे कि टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले ये याद करो कि हम लोगों ने टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम लोगों ने फुल एंड फाइनल रूल्स उसके भी पढ़े हुए हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे होता है, बाइनोमियल नेम क्या है। बस जिस स्पीशीज का बाइनोमियल नेम होगा उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक स्पीशीज को मतलब कहते हैं। मतलब जो भी स्पीशीज तुम्हें मिलेगा यहाँ पर जिसका नोमेनक्लेचर हो चुका है, वो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? अब चलो समझते हैं सिबलिंग स्पीशीज के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिबलिंग स्पीशीज। तो पहले समझ लेते हैं कि सिबलिंग स्पीशीज क्या है। भाई पहले मैं बता दूं कि सिबलिंग स्पीशीज जो होता है ऑलमोस्ट सेम बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? अगर तुम सिबलिंग स्पीशीज को देखोगे, मतलब अगर मैं तुम लोगों को दो सिबलिंग स्पीशीज को लाके दे दिया तो तुम लोग उनको पहचान नहीं पाओगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर। कैसे पहचानोगे? वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, नॉट एबल टू इंटरब्रीड। अब अगर एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें, सपोज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक लेंगे, एक डोर्सोफिलिया पर्सिमिलिस। तुम लोगों को पता नहीं होगा शायद, लेकिन डोर्सोफिलिया पर्सिमिलिस एंड डोर्सोफिलिया स्यूडोबुस्करा, ये दोनों हैं एर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। और इनका जो ऑर्डर है वो फ्लाई है, मतलब कीड़े, नॉट इंसेक्ट, बट मैं बोल रहा हूं फ्लाई, फ्लाई ऑर्डर के हैं। और फाइलम उनका आर्थ्रोपोडा है। तो क्या है वो दोनों, और उनका जीनस क्या है मैंने अभी बताया, जीनस है, ऐसे मैं लिखता हूं, तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, डोर्सोफिलिया। एक तो हो गया तुम्हारा पर्सिमिलिस और एक हो गया स्यूडोस्कुरा। स्पेलिंग ठीक से देख लो, याद रह जाएगा। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक हो गया डोर्सोफिलिया, ये हो गया तुम्हारा जीनस, और ये सारे के सारे हो गए स्पीशीज। ये जो दोनों स्पीशीज हैं डोर्सोफिलिया जीनस को बिलोंग करते हैं, और इनका जो ऑर्डर है फ्लाई, ओके, एंड जो फाइलम एर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ेंगे फाइलम, कितने फाइलम है। बेसिकली तो मतलब फाइलम के बारे में बात करेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सारे के सारी चीज वहां पर डिस्कस होंगे, जितने भी एनिमल्स हैं। समझ रहे हो ना? अब एनिमल किंगडम में क्या हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे, लेकिन एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में
प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारा का सारा चीज तुम्हें पढ़ना होगा। और वहां पे शायद मैं तुम्हें कुछ न्यूमोनिक्स दे दूं, ठीक है, कुछ मैजिकल ट्रिक्स दे दूं जिससे तुम्हें याद रह जाए। लेकिन जैसे मैं पहले बोलता था वैसे ही बोल रहा हूं कि न्यूमोनिक्स को रटने की कोशिश मत करो ज्यादा से ज्यादा। मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर हमें न्यूमोनिक्स दे दो, सर हमें न्यूमोनिक्स दे दो, हम लोग न्यूमोनिक्स याद रख लेंगे बस। बायोलॉजी किसको पढ़ना है? अब फील के साथ किसी को नहीं पढ़ना है। जिस दिन तुम बायोलॉजी को फील के साथ पढ़ना सीख जाओगे ना, उस दिन बायोलॉजी तुम्हारे मतलब ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमोनिक्स बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, 11th 12th जो बुक्स हैं, 2 बुक्स, सारे के सिर्फ बुक्स को ले लो, ये बाहर की चीजें उनमें इंक्लूड मत करो। सिर्फ 2 बुक्स के अगर तुम सारे के सारे न्यूमोनिक्स ही बनाओगे तो उसका एक इतना मोटा बुक बन जाएगा सिर्फ न्यूमोनिक्स का। किसको रटोगे भाई? पढ़ो, किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हो? जानने के लिए पढ़ रहे हो, उस जिज्ञासा को बढ़ाओ, ठीक है। अब तुम लोग भाई रटने में अगर रुकोगे ना तो मुझसे मत पढ़ो। मैं फाइनली बोलता हूँ, चैनल को लीव कर जाओ। रटने के लिए मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फील लाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि कैसे फील आए, बच्चे कैसे समझें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर मैं हूं क्लैरिटी के लिए। तुम्हें कुछ न्यूमेरिक्स मतलब रटने का रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड इन दिस चैनल, प्लीज, सो डोंट डू दैट। सो यहाँ पर हम लोग आ गए डोर्सोफिलिया जीनस, और स्पीशीज हो गए उसका स्यूडोस्कुरा एंड परसिमलिस। सो जो अब डोर्सोफिलिया को हम लोग डी भी बोलते हैं, सिर्फ डी परसिमलिस एंड डी स्यूडोस्कुरा। सो जो डी परसिमलिस है एंड डी स्यूडोस्कुरा है, ये दोनों स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं बिकॉज they are sibling species, and sibling species, there is a rule in sibling species that they are not able to interbreed. So how can they do that? Okay, so इसीलिए ये इंटरब्रीड तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं डी परसिमलिस एंड डी स्यूडोस्कुरा को लाके आपके सामने रख दूं तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको देख के तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है मॉर्फोलॉजिकली। मतलब अगर मैं तुम्हें उनको बोलूं सिर्फ देखकर ही पहचानो, दूर से देखकर पहचानो कि इन दोनों में से कौन है डी परसिमलिस, कौन है डी स्यूडोस्कुरा, तुम नहीं समझ सकते क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मतलब 100 to 100% डिट्टो कॉपी है, जेरोक्स नहीं बता रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट सेम है। 95% तक तुम्हें सेम मिलेगा। अब हम लोगों तो मतलब हमारा भाई आंख है, ये मतलब जूम मशीन तो नहीं है ना, नहीं बोल सकते हो तुम जूम कर करके देखो, वैसे तो नहीं हो सकता। वैसे ही मैं बता रहा हूं बस नॉर्मली, इसीलिए इनको सिबलिंग स्पीशीज में रख दिया गया। अब भाई अगर मैं तुम्हें ये बता दूं पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस, इन दोनों को देख के समझो भाई। अब तुम बोलोगे कि भाई हाँ ये तो टाइगर है, ये तो लायन है, मैं तो दूर से देखकर ये बता सकता हूँ ये लायन है, ये टाइगर है। ऐसे तुम इस सिबलिंग स्पीशीज के टाइप पे नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब अगर वो दोनों, अगर टाइगर और लायन एक जैसे दिखने होते तो तुम कभी उनको समझ नहीं पाते, दूर से देखकर पहचान नहीं पाते, तो वो सिबलिंग स्पीशीज में आ जाते हैं। लेकिन नहीं है ना, क्यों? क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं, इसीलिए नहीं है। तो सिबलिंग स्पीशीज समझ में आ गया तुम लोगों को? आई गेस आ गया होगा। अब चलो और एक बात मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग वीडियो को छोटा करेंगे, स्पीशीज के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये जो की पॉइंट है ना, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। एक 15 मिनट या 10 मिनट का क्लास में ये सारा का सारा मतलब इतना पोर्शन तुम्हारा 15 मिनट का क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पीशीज को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। बिकॉज स्पीशीज इज द व्हाट बेसिक यूनिट, इज द लोएस्ट बट बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। की पॉइंट है ये, इसीलिए मैं इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। सो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ स्पीशीज कवर करेंगे, उसके बाद ये 5। और एक बात मैं बता दूं कि बाद वाला क्लास जो है ना कल ही आएगा। मैं रोज बताता हूं कल आएगा, लेकिन कुछ यार भाई मुझे भी तो पढ़ाई करना है ना, इसीलिए मैं रोज रोज वीडियो नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन वीडियो जरूर डालूंगा और कोर्स टाइम पे ही कंप्लीट करूंगा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं तुम्हें दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस एंड आई ऑलवेज कीप माय प्रॉमिस। माय प्रॉमिस इज प्रॉमिस। ओके, सो सिबलिंग स्पीशीज हमारा खत्म हो गया।
अब चलो चलते हैं एलोपेट्रिक स्पीशीज और सिंपैट्रिक स्पीशीज के बारे में जानते हैं। चलो, अब जब एलोपेट्रिक स्पीशीज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही चीज लिखा है। क्या लिखा है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में क्या है जियोग्राफिकल आइसोलेशन? अब भाई यहाँ से एलोपेट्रिक स्पीशीज का लेना देना क्या है? अब भाई मैं सिंपल चीजें मैं बताता हूँ। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये है कि जगह, जो जगह है, जो स्थान है, शुद्ध हिंदी स्थान, जो जगह है, जगह के परिवर्तन के तौर पर जो स्पीशीज बने होंगे उनको हम लोग एलोपेट्रिक स्पीशीज कहेंगे। अब इसके लिए हम लोगों को एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा, और एग्जाम्पल पे अगर तुम लोग मतलब गूगल पे भी सर्च करोगे, अभी नहीं, लेक्चर के बाद सर्च कर लेना। एलोपेट्रिक स्पीशीज अगर सर्च करोगे तो फर्स्ट तुम्हें मिलेगा गैलापागोस फिंचेस। अब एक गैलापागोस फिंचेस क्या है? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो कि एलोपेट्रिक स्पीशीज का है वो है गैलापागोस फिंचेस, जिसको हम लोग डार्विन्स फिंचेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल किस लेकर समझते हैं, ठीक है? बहुत ही एक अच्छा स्पीशीज का ये जो एलोपेट्रिक स्पीशीज है, इसे समझने में बहुत मजा आने वाला है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं गैलापागोस फिंचेस। अब भाई ये जो गैलापागोस फिंचेस है ये कोई एक स्पीशीज नहीं है, इसमें 15 स्पीशीज इंक्लूड हैं। 15 स्पीशीज इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है अब कि ये कैसे हो गया? अब चलो देखते हैं। ये हो गया सपोज तुम्हारा, कैसे ये हुआ मैं ये सारा का सारा चीज बताऊंगा। अब ये हो गया सपोज साउथ अफ्रीका। तो ये क्या हुआ? ये जो जगह साउथ अफ्रीका के बीच, तो साउथ अफ्रीका के जो बीच थे वहां से कुछ जो डार्विन्स फिंचेस थे, जिसको डार्विन ने रखा था एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर थे, तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए ही डार्विन ने छोड़ा था, और फिर उन्होंने ये स्पीशीज निकाला उसमें से एलोपेट्रिक स्पीशीज क्या है उसका डेफिनेशन वहीं से निकला है। तो साउथ अफ्रीका से कुछ दूर, एक मिनट, ये क्या यार, हाँ हो गया। अब देखो साउथ अफ्रीका से यहाँ पर एक इजलैंड था। अब क्या बताऊं, ऐसे ले लो एक इजलैंड, ओके, ठीक है, इजलैंड। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो इजलैंड था, इजलैंड कैसे होते हैं, जैसे देख रहे हो ना, मतलब म्यांमार। अब अम्फान जो गया हमारा, जो साइक्लोन अम्फान था, वो कहाँ पर हिट किया? सुंदरबन में। तो सुंदरबन के पास जैसे वो डिवाइड होके यहाँ ना, मतलब कुछ ऐसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैप शायद दिखाई पड़ रहा है, आई गेस दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर। ऐसे मैं पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। अपना मैप निकालो और देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसे ठीक है, खंड विखंडित हो गए हैं। यहाँ पर ये जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन है, यहाँ पर म्यांमार में कितने आइलैंड्स हैं? बस इसी के तरह साउथ अफ्रीका से कुछ दूर एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड। और जो फिंचेस थे उनको हम लोग सिंपली डार्विन्स फिंचेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ फिंचेस निकले, यहाँ पर आके पहुंच गए। अब मुझे तुम बताओ ये आइलैंड कैसा होगा? डिवाइडेड होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, वैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लग के ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। यहाँ से भी डिवाइड होता है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे 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 होगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे होगा, और फिर ऐसे निकलेगा, और ऐसे। सपोज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक एवरेज सा लेकर बता रहा हूँ। तो जितने भी फिंचेस आए यहाँ पर, कुछ यहाँ पर रुक गए, 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 कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, इस पे, कुछ 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 इस पे, ऐसे ये रुक गए। अब समझो जो फिंचेस आए थे यहाँ पर,
हर एक द्वीप में जाके बैठ गए। तो सबको मिला के में हम लोग बोल रहे हैं गैलापागोस आइलैंड, पर उसमें बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हो गए, यहाँ पर जो बैठ गए डार्विन फिंचेस, उनके मतलब वो तो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। कुछ दिन के बाद, कुछ सालों लग जाते हैं वैसे ये एलोपैट्रिक स्पीशीज बनने में। सालों बाद जब हम लोग देखेंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन हुआ होगा। तो वही म्यूटेशन उनका रिप्रोडक्शन में भी मतलब इफेक्ट किया होगा। तो जो स्पीशीज हैं उनका जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स था यहाँ पर जब थे वो बदल चुका होगा। तो सब के सब जो होंगे उनका कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हाँ बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिक्स जो उनका होगा, जो मतलब उनका जीन्स होगा, और हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होगा, सारा का सारा जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होगा वो यहाँ पर चेंज हो चुका होगा, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो गए होंगे। तो यहाँ से मतलब हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ से हम लोगों को 15 स्पीशीज ऑफ फिंचेस मिले हैं। यहाँ से जो डार्विन फिंचेस यहाँ पर एक स्पीशीज था वो यहाँ पर आगे 15 स्पीशीज में डिवाइड हो गया। कैसे हो गया? अलग अलग रहने लगे, उनका रहन सहन सब अलग अलग हो गया। 15 तरह के रहन सहन उन्होंने करने लगे, तो वो 15 स्पीशीज में डिवाइड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। अब तुम्हें, मुझे लगता है भाई बहुत समझाया मैंने, ये तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। आ गया ना कैसे? यहाँ पर एक चीज, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज द मेन थिंग। मतलब क्या हो गया, ये जितने भी फिंचेस यहाँ पर रह गए, ये यहाँ पर नहीं गए, यहाँ पर नहीं गए, यहाँ पर नहीं गए, इसमें से किसी भी लैंड में नहीं गए, मतलब ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होके रह गए। जब एक ही स्पीसीज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होके कई सालों तक रह जाता है तो उसका सारा का सारा जो कैरेक्टर्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हो गया, जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब भाई एलोपैट्रिक स्पीशीज हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब चलो देखते हैं सिंपैट्रिक स्पीशीज। सिंपैट्रिक स्पीशीज में मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है सिंपैट्रिक स्पीशीज में कोई असर नहीं डालता है। ठीक है, चलो देखते हैं सिंपैट्रिक स्पीशीज। सिंपैट्रिक स्पीशीज देख रहे हो ना, सिर्फ स्पीशीज पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम चला गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसको देखने के बाद कंसेप्चुअल कोई भी डाउट नहीं होगा, आई कैन गारंटी इट। अब भाई देखो क्यों नहीं होगा, हम अगर एक दायरे में ही सीमित हो जाए ना तो डाउट्स निकलते हैं। जब दायरे से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, ओके, जब बियॉन्ड द लाइन जाओगे, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाओगे, बियॉन्ड द कोर्स जाओगे, तो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या बताऊं, जिज्ञासा जो चीज़ है ना वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने के लिए जिज्ञासा जगाओ अपने अंदर। हर दिन मैं बोलता हूँ, क्या बताऊँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़, कुछ को लगेगा कि मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, कुछ को लगेगा कि अच्छा बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन इज़ द वेरी क्या बोलता हूँ, इफेक्टिव थिंग टू क्रिएट जिज्ञासा। ओके, सो टू क्रिएट इफेक्टिवनेस इन स्टडी। ओके, सो बेकार के बात नहीं करते हैं, सिंपैट्रिक स्पीशीज में कंसंट्रेट करते हैं। सिंपैट्रिक स्पीशीज क्या होता है? वो स्पीशीज जिनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो। एक मिनट रुको, मुझे प्यास बहुत लग रहा है, थोड़ा सा पानी पी लो, 1 मिनट। अब देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये कैसे होता है, पहली बात एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स गेट द एग्जाम्पल रेडी। एग्जाम्पल है क्या, एक फैमिली है सिक्लिडे, याद नहीं होगा मुझे पता है तुम लोगों को,
फैमिली क्या है? सिक्लिडे फैमिली से बिलोंग करता है और उसका नाम क्या है? सिक्लिड। ये फिशेस हैं, फिशेस मतलब मच्छी जिसको एक स्पेशल फिशेस हैं सिक्लिड। तो इसमें क्या होता है, सिक्लिड के अंदर जो मेल सिक्लिड होता है, मेल फिश होता है, और जो फीमेल फिश होता है, तो फीमेल क्या करता है, मेल फिश जब आते हैं किसके लिए, कॉपुलेशन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो उसमें से चूज करता है, मेल फिश को चूज करता है। ऐसे होने पर क्या होता है, अब तुम लोग बोलोगे इसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में क्या मतलब, इससे क्या लेना देना, क्या है संबंध, क्या है इसका? यही तो कि सिक्लिड जो होता है उसका जो फीमेल वर्जन होता है वो मेल को सिलेक्ट करके लेता है, ठीक है। तो वो जो मेल हो गया वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो फिर किसी मतलब कोई और फिश के पास जाएगा, वहीं से आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब जो फीमेल सिक्लिड होगा वो मेल सिक्लिड को चूज करके रिप्रोडक्शन करेगा। क्यों चूज करता है भाई? तुम लोग बोलोगे फीमेल इसमें क्यों दादागिरी दिखाता है? अब तुम लोग सोचोगे भाई गर्ल्स है, गर्ल्स फर्स्ट। नो, दिस इज नॉथिंग। क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब क्या है, जो बच्चा फिश बनता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मतलब इफोर्ट होता है वो सिक्लिड, फीमेल सिक्लिड के तरफ होता है, तरफ से। आई मीन जो फीमेल मच्छी, फीमेल फिश होता है उस मतलब उसका योगदान ज्यादा होता है किसमें, ऑफस्प्रिंग बनने में। इसीलिए फीमेल ही सिलेक्ट करता है किस मेल के साथ उसको ब्रीड करना है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की थिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि वो चूज करके लेते हैं, वैसे ही नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ पर जो स्पीशीज जनरेट होंगे, अब देखो एक फीमेल एक मेल के साथ ब्रीड कर रहा है, बहुत सारे मेल हैं लेकिन उनमें से कुछ ही को सिलेक्ट करके उनके साथ ब्रीड कर रहे हैं, और वो चले गए दूसरे के पास, तो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पर आ गया। कैसे आ गया? इसका जो मतलब इससे जो स्पीशीज बनेंगे न्यू स्पीशीज, और इससे जो न्यू स्पीशीज क्रिएट होंगे, इसके पास कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसके पास कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उनमें म्यूटेशन आएंगे, जीन्स के नए जीन्स बनेंगे, उनका परिवर्तन घटेगा, तो उनमें से घटा जोड़ के फिलहाल कुछ नए स्पीशीज बन जाएंगे जिनको हम लोग सिंपैट्रिक स्पीशीज बोलेंगे। अब सिंपैट्रिक स्पीशीज के बारे में एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि सिंपैट्रिक स्पीशीज जो होते हैं उसको मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फंडामेंटल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, और तुम्हारा क्या हो गया, जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं उनमें सब में बदलाव आ जाएंगे, तो उनको हम लोग मतलब एक ही स्पीशीज में नहीं रख सकते, फिर उनका स्पीशीज डिवाइड होता है धीरे धीरे। और ये जो सिक्लिड है ना, मत समझो कि सिक्लिड एक ही स्पीशीज है, सिक्लिड इज नॉट अ स्पीशीज, सिक्लिड इज जस्ट नेम ऑफ द फिश, ओके। सो सिंपैट्रिक स्पीशीज हमारा कंप्लीट हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि तुम लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, और आज के लिए भाई इतना ही था, ज़्यादा नहीं। और हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नया वीडियो में बनाऊंगा तुम्हारे डाउट्स के ऊपर। जब डाउट्स मेरे पास आएंगे तो तभी तो बनाऊंगा, डाउट्स तो आ ही नहीं रहे, कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होगे तो लास्ट में सजेस्टिंग वीडियो में आएगा, या फिर आई बटन क्लिक कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, जहाँ पर भी जाओ मिल जाएंगे सजेस्टेड वीडियो हैं, उनको देख लो। देखने के बाद ये जो लेक्चर गया इसके साथ रिलेट करो, फिर तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज मैंने सिर्फ स्पीशीज तक ही पढ़ाया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो कि कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा। ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेटेड है ना, इंटर रिलेटेड है, सो ज़्यादा देर में नहीं करूँगा। आई गारंटी, आई प्रॉमिस यू दैट 2 दिन के अंदर ये वाला वीडियो आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा होगा, लेकिन इसमें ये सारा का सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन देना होगा वो मैं कवरेज कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी थोड़ी सी
ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पूरा कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो चैनल। उसमें अब भाई कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं डीपीपी कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर्स शायद हैं, हाँ 2 ही ज्वाइन, एक मैं खुद हो गया और एक कौन है मुझे मालूम नहीं, हाँ कोई है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद डीपीपी आईएल क्वेश्चन हो गए, सब कुछ मैं वहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। अगर तुम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली बता रहा था कि अगर जाओगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मैं बताने वाला था, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग में मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हारा सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा। और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको टैक्टिकल क्वेश्चंस जिन्हें हम बोलते हैं, घुमा फिरा के ट्विस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे, लाइव में सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिल के सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना, बहुत थक चुका हूँ लेक्चर के बाद। सो गुड बाय, हैव ए गुड डे।